उस सूरज को देख चमकता है, उस सूरज को देख चमकता है, तेरे भीतर भी कुछ दहकता है। जाकर छू ले इन्हीं हाथों से आसमान, जाकर छू ले इन्हीं हाथों से आसमान, तू क्यों पीछे बार-बार देखता है। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान, उसी संविधान के कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 22 भागों के नाम और 12 अनुसूचियों के नाम, और उन्हीं के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया था, और उस प्रस्तावना को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भाग 1 के बारे में पढ़ चुका था। ठीक है? तो देखिए, कोई पूछे संविधान कहते किसे हैं, तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो जिससे देश की नागरिकता, राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य और नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। हम 22 भागों के नाम मतलब 22 भाग पढ़े थे। जैसे उस 22 भागों में पहला में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। दूसरे में नागरिकता था जो अनुच्छेद 5 से 11 तक थी। आज उसको पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा में हम लोग क्या पढ़े थे, मौलिक अधिकार, जो मैंने आपको बताया था यह अमेरिका से ली गई है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होते हैं। फिर भाग 4 में मैंने बताया था डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक था। फिर भाग 4 क में मैंने बताया था मौलिक क्या थे, मूल कर्तव्य हैं, जो यूएसएसआर से लिया गया था, जो इस समय भारत के मूल कर्तव्य 11 हैं। फिर भाग में मैंने 5 बताया था, भारत का सबसे बड़ा, कोई पूछे भाग कौन है, तो 5वां भाग सबसे बड़ा है, जो उसको मैंने बताया था संघ बताया था। फिर उसके बाद भाग 6 में मैंने बताया था राज्य, ठीक ना। फिर भाग 7 को मैंने बताया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 238 अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। भाग 8 में मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया था। फिर भाग 9 में मैंने बताया था पंचायत के बारे में। भाग 10 में मैंने बताया था भाग 9 में मैंने बताया था पंचायत के बारे में, और भाग 9 ए में मैंने बताया था नगर पालिका के रूप में, और भाग 9 ख में मैंने बताया था सहकारी समितियां के बारे में। फिर भाग 10 में मैंने बताया था एससी और एसटी के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। भाग 11 में मैंने बताया था संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है, भाग 11। भाग 12 बताता है वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद जैसी बातों को बताता है। भाग 12 में हो गया। भाग 13 में बताता है कि भारत के राज्यों के भीतर कैसे व्यापार एवं वाणिज्य का समागम होकर जाए। फिर भाग 14 में मैंने बताया था ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसे हम लोग अधिकरण कहते हैं। भाग 15 तब तो जानते ही हैं, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फिर भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों से विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, जैसे एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आयोग या आंग्ल भारतीय के बारे में बताया गया है, ठीक ना, यानी आंग्ल इंडियन के बारे में। भाग 17 में तो आप लोग जानते ही है, भाषा के बारे में बताया गया है, यानी जैसे भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और इसमें यह 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन किया गया है, यानी भाग 17 में। भाग 18 में आपको बताया गया है आपातकाल, यानी उपबंध के बारे में बताया गया। तो मैंने बताया था आपातकाल 3 प्रकार से लगती है। एक भारत में सशस्त्र बल विद्रोह के कारण इसको, दूसरा का मैंने जो 352 के अंतर्गत आता है, 356 के अंतर्गत मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था भाग 19 में हम लोग पढ़े थे प्रकीर्णन के बारे में, प्रकीर्ण के बारे में, या इसको कहते हैं मिसलेनियस के बारे में। भाग 20 आप लोग जानते ही है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 368 की बात करता है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर मैंने बताया था भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जैसे नाम के बारे में बताया गया है, और भाग 22 में
संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकृत और निरसन जैसे बातों को बताया गया था। ये तो थे 22 भाग। और मैंने 12 अनुसूचियाँ बताया था, जिसमें पहली अनुसूचियाँ में मैंने बताया था राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र के बताया गया था। दूसरका में मैंने बताया था वेतन और भत्ता के, यानी दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता था। यानी पहली अनुसूची में राज्य और या संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया था, दूसरी में वेतन या भत्ता, तीसरी में मैंने बताया था शपथ के बारे में, चौथी में मैंने बताया था राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन के बारे में बताया गया था, पांचवा में मैंने बताया था एससी और एसटी के बारे में बताया गया था। भाग और अनुसूची 6 में मैंने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसी, यहाँ मतलब मिजोरम जैसी मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर जो 4 राज्यों का एक प्रशासन के बारे में बताया गया है। भाग 6 अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने बताया था कि संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में मैंने बताया था 52 सूची है, मतलब 52 विषय। पहले क्लास में सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों के रिकॉल के लिए हम बता रहे हैं, ये आप लोग को थोड़ा याद हो जाएगा। फिर मैंने बताया था अनुच्छेद क्या नाम है, अनुसूची 7 हो गया। अनुसूची 8 में मैंने बताया था संविधान द्वारा जो 22 जो भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक ना, यानी भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितने भाग है, मतलब 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में इनका वर्णन किया गया है। अनुसूची 9 यानी इसको पहला संविधान संशोधन द्वारा 1956 में भूमि सुधार आंदोलन को क्या किया गया, जोड़ा गया। फिर भाग 9 हो गया। भाग 10 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में भाग 10 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल जैसे संबंधी प्रावधान है। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का बारे में वर्णन है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और अनुसूची 12 में बताया गया नगर पालिका के बारे में। अनुसूची 12 में बताया गया था नगर पालिका के बारे में, और बताया गया था कि कितने नगर पालिका के बारे में। जैसे नगर पालिका में 18 विषय हैं, कोई पूछे नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। और कोई पूछे पंचायत वाला में कितने विषय हैं, तो बताइएगा 29 विषय हैं, ठीक ना। यानी भाग 11 में कोई पूछे किसका वर्णन है, तो बताइएगा भाग 11 में पंचायत का, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को नगर पालिका, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, और इसकी जो भाषा शैली है प्रस्तावना की, उसको कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मैंने बताया था जो प्रस्तावना है यह भारत के किसी विभाग या अनुसूची या अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन यह फिर भी केशवानंद वर्सेस केरल राज्य के जब वाद हुआ था 1973 में, तो इसको भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया, यह संविधान का इसको अभिन्न अंग मान लिया गया था, ठीक है। यानी उद्देश्य का, यानी इसको कहते हैं प्रियम्बल या इसको कहते हैं प्रस्तावना, जो संविधान सभा के तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जैसे इसमें मैंने बताया था प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने इस प्रस्तावना को भी पढ़ चुके थे। मैंने बताया था प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन के माध्यम से अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था। कब, 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या कर दिया गया था, जोड़ा गया था। सब यानी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार क्या किया गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और यह केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में यह कहा गया कि हम लोग संविधान के मूल संरचना को बिना बदले उसमें बस आधारगत उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी मूल संरचना को हम बदल नहीं सकते हैं। हमने इतना पढ़ चुका था। और उसमें हम भाग 1 भी पढ़ चुके थे। भाग 1 में मैंने बताया था कि भाग 1 जो है बताया था कि यह एक भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का वर्णन है। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का समूह है, यानी अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा में अनुच्छेद में मैंने बताया था कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश है। जैसे सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारत में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया 34वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद में बताया गया है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बिना राज्य के सहमति के बिना, यानी बिना पूछे बिना नाम, सहमति यानी नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक ना। जैसे कहा जाता है कि भारत एक अखंड भारत था। इसमें 1893 ईस्वी में अखंड भारत से सबसे पहले अफगानिस्तान क्या हो गया, बाहर निकल गया। 1893 में डूरंड लाइन के माध्यम से क्या हो गया, भारत से वो अलग हो गया। फिर 1935 ईस्वी में क्या नाम है, म्यांमार यानी बर्मा भी क्या हो गया, भारत से अलग हो गया। फिर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान भी भारत से अलग होकर एक नया राज्य बना लिया। और कुछ समय के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में भी बाहर निकल गया। जो बांग्लादेश और भारत है उनके बीच की जो रेखा होती है उसको हम 0 डिग्री यानी 0 लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम आते हैं। यानी मैंने बताया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में मैंने बताया था जो अनुच्छेद 2 में और जो अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होता है उनको हम अनुच्छेद 4 में ला करके रख देते हैं। यह कर 368 के बाद है। इसमें 368 यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हमने इतना पढ़ चुका था। हम आगे पढ़ेंगे आज भाग 2 के बारे में कि नागरिकता कहते किसे हैं, नागरिकता के बारे में। यह नागरिकता जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। भारत में जो नागरिकता है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। यानी भारत में जो नागरिकता है ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में जो नागरिकता एकहरी है, भारत में नागरिकता एकहरी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता चलती है जो ब्रिटेन से ली गई है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन है। कहा जाता है कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। फिर अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कब तक, 19 जुलाई 1948 तक। फिर बताएं अनुच्छेद 7 में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 8 में बताया गया है विदेश से भ्रमण एवं अगर कोई विदेश जाता है एवं नौकरी करने जाता है तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में कहा जाता है विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आप विदेशी नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि वह कोई देश में विरोधी कार्य नहीं करेगा। अगर आप कोई विदेशी देश विरोधी जैसे कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय द्वारा को दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में
जो नागरिकता है कैसे प्राप्त कर सकती है, तो भारत में जो नागरिकता है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला कह रहा है कि जन्म के आधार पर, दूसरा कह रहा है वंश के आधार पर, और तीसरा कह रहा है पंजीकरण के आधार पर, और चौथा कह रहा है देशीकरण के आधार पर, और पाँचवा कह रहा है अर्जित भूमि के द्वारा। चलिए लिख लीजिए इन पाँचों को। यानी देश में जो नागरिकता है 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। पहला मैं बता रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पहला है जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है तो जन्म के आधार पर आपको क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि वंश के आधार पर, अगर आपके मम्मी पापा नाना नानी भारतीय है तो आपका भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यानी वंश के आधार पर। और तीसरा है, लिख लीजिए, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण के आधार पर, यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर। पंजीकरण का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में 7 साल तक रह रहा है, और उसका आचरण भारत के प्रति अच्छी है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है, यानी पंजीकरण के द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और चौथा लिख लीजिए, चौथा है देशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? देशीकरण के द्वारा। देशीकरण का मतलब होता है कि भारत में कम से कम वह एक भाषा को जानता है और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, और वह कम से कम 12 साल तक भारत में रह रहा है, यानी उसको कम से कम भारत में 12 वर्ष तक रह रहा हो, भारत की एक भाषा जानता हो, और भारत के जो प्रति उसका सोच है सकारात्मक होना चाहिए, तो यानी देशीकरण के द्वारा। और लास्ट है किसके द्वारा? अर्जित भूमि के द्वारा। यानी आप अर्जित भूमि, यानी आप कोई भूमि ले लेते हैं, जैसे सिक्किम है 1975 में भारत में मिला लिया गया है, तो उसके जो सिक्किम के जो नागरिक है भारत में क्या कहे, वो मिल गए और वो भारत का नागरिक कहलाए, ठीक ना। तो हमने आज समझे कि नागरिकता के बारे में पढ़ा, यानी नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन है। नागरिकता हमको कोई पूछे कहाँ से, किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो नागरिकता है एक हरी नागरिकता है, और मैंने बताया था कि नागरिकता को कैसे भारत की नागरिकता होती है, वो 5 प्रकार से मिल सकती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के द्वारा पर, और अर्जित के आधार पर। कहा जाता है अगर आप अमेरिका में है, अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो आपको अमेरिका में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो अब ये जरूरी थोड़ा ही है कि आप भारत में जन्म लिए हों। आप बाहर भी यानी विदेश में भी आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता कैसे समाप्त कर दे, अब भारत की कोई पूछे नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, तो कह रहा है कि अगर आप दूसरे देश की, अगर आप विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। या आप किसी और देश की नागरिकता को अपनाते हैं तो आप अपने देश की नागरिकता को क्या कर देंगे, खो देंगे। और या आप हमारे देश में रह रहे हैं जो आपके देश विरोधी कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, जिससे भारत की देश की अखंडता और एकता को खतरा है, इसके कारण भी आप भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ठीक, उम्मीद है यह आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अवश्य करिए। और अपना जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए, जिससे हम अपनी कमियों का क्या करें, दूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।